हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग बायो के एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ठीक है, वो भी मानव का परिसंचरण तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र का। तो पहला क्वेश्चन है, रुधिर के स्कंदन के लिए आवश्यक खनिज है। तो रुधिर का स्कंदन समझते हो आप? उसमें कौन सा मतलब तत्व जो है वो आवश्यक खनिज है इसके अंदर। मतलब जब कभी ब्लड निकल जाता है ना, शरीर से ब्लड निकलता है चोट लगने के बाद में, तो आपने देखा होगा थोड़े दिनों के बाद में वहाँ पे रुधिर का थक्का बन जाता है। उस थक्के को जम मतलब बनवाने के लिए कौन सा आवश्यक खनिज है? ठीक है, तो सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम या फिर क्लोरीन। तो इसके अंदर कैल्शियम हो जाएगा। तो रुधिर के स्कंदन के लिए आवश्यक खनिज है कैल्शियम। रुधिर प्लेटलेट्स किससे संबंधित होती है? तो रुधिर प्लेटलेट्स जो होती है वो CO2 का परिवहन, प्रतिविष का मुक्त होना, प्रतिरक्षी का उत्पादन या थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होना। तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट है, थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होना। निम्न में से कौन सी सिरा केशिकाओं में विभाजित होती है? वृक्कीय सिरा, यकृत निवाहिका सिरा, फुफ्फुसीय सिरा या पेल्विक सिरा। तो यकृत निवाहिका सिरा जो होती है वो सिरा केशिकाओं में विभाजित होती है। ध्यान रखना, ये केशिका लिखा हुआ है, ना कि कोशिका। मनुष्य की तुलना में मेंढक की इरिथ्रोसाइट्स होती है केंद्रक रहित किंतु हीमोग्लोबिन युक्त, केंद्रक युक्त तथा हीमोग्लोबिन युक्त। मतलब जो मेंढक की इरिथ्रोसाइट्स होती है वो कैसी होती है? सीधी सी बात है, आपसे ये पूछा है। और तुलना किसे करनी है? मनुष्य से। तो केंद्रक रहित किंतु हीमोग्लोबिन युक्त, केंद्रक युक्त तथा हीमोग्लोबिन युक्त, अत्यधिक छोटी तथा अपेक्षाकृत कम, केंद्रक युक्त किंतु हीमोग्लोबिन रहित। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि केंद्रक युक्त तथा हीमोग्लोबिन युक्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, फेफड़ों से हृदय में पल्मोनरी सिरा द्वारा आने वाले रुधिर में क्या अधिक होगा? तो पल्मोनरी सिरा जो रुधिर लाती है हार्ट में, उसके अंदर क्या ज़्यादा होगा? प्रति ml रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं मतलब RBC, प्रति ml रुधिर में हीमोग्लोबिन, प्रति ml रुधिर में ऑक्सीजन या प्रति ml रुधिर में पोषक तत्व। तो इसके अंदर आप ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि प्रति ml रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी जो पल्मोनरी सिरा के द्वारा लाया जाएगा। ठीक है, शरीर के ऊतकों द्वारा रुधिर में निर्मुक्त की जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस रूप में उपस्थित रहता है? तो शरीर के जो ऊतक है, ऊतकों के द्वारा रुधिर में निर्मुक्त की जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग निम्नलिखित में किस रूप में रहता है? मतलब जो शरीर के ऊतक रुधिर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को वापस छोड़ते हैं, तो वो उन्होंने ये आपसे पूछा है कि वो किस फॉर्म में। तो रुधिर प्लाज्मा तथा RBCs में बाइकार्बोनेट के रूप में, या रुधिर प्लाज्मा में मुक्त CO2 के रूप में, 70% कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन तथा 30% बाइकार्बोनेट के रूप में, या RBCs में कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में। तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि रुधिर प्लाज्मा तथा RBCs में बाइकार्बोनेट के रूप में। ठीक है, प्लाज्मा की प्रतिरक्षी आंशिक रूप में कहाँ निर्मित होती है? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इयोसिनोफिल। प्लाज्मा की प्रतिरक्षी आंशिक रूप में कहाँ निर्मित होती है? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल या इयोसिनोफिल। तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, लिम्फोसाइट। तो जो प्लाज्मा की प्रतिरक्षी आंशिक रूप से निर्मित होती है लिम्फोसाइट में। ठीक है, लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेटिकुलोसाइट जो है वो क्या है? अपरिपक्व लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, रुधिर प्लेटलेट्स या लसीकाणु। तो जो रेटिकुलोसाइट होते हैं वो अपरिपक्व लाल रुधिर कणिकाओं को बोला जाता है। हृदय का पेस मेकर है, हृदय का पेस मेकर है ऐसे नोड, AV सेप्टम, AV नोड या IA सेप्टम। तो जो ऐसे नोड होता है वो हृदय का पेस मेकर है। हीमोग्लोबिन क्या है? तांबा युक्त वर्णक, लोहा युक्त वर्णक, मैग्नीशियम युक्त वर्णक या कैल्शियम युक्त वर्णक। ये सवाल आपसे इससे भी पूछा जा सकता है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो ध्यान रखना, लोहा युक्त वर्णक है। स्तनयोगी RBC कैसी होती है? तो वर्ताकार उभय अवतल या अंडाकार उभय अवतल, या वर्ताकार उभयोत्तल या अंडाकार उभयोत्तल। तो जो स्तनयोगी RBC होती है ना, वो वर्ताकार उभय अवतल होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अंग जिसे प्राय लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? मतलब जब लाल रुधिर कणिकाएं नष्ट हो जाती है किसी भी वजह से, तो वो कहाँ आके इकट्ठी होती हैं? तो उसी को कब्रिस्तान बोला गया है।
ये आपको पता होगा भी। वृक्क, यकृत, प्लीहा या हृदय, तो जो प्लीहा होता है वहाँ पे आरबीसीज आके इकट्ठी होती है, इसलिए इसको कब्रिस्तान बोला गया है। रुधिर का स्कंदन किस कारण होता है? तो रुधिर का स्कंदन किस कारण होता है? सीरम के निर्माण के कारण, फाइब्रिनोजन के फाइब्रिन में परिवर्तन के कारण, आरबीसी के नष्ट होने के कारण या डब्ल्यूबीसी के नष्ट होने के कारण। तो इसके अंदर जब फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है तब रुधिर का स्कंदन हो जाता है। कशेरुकों में थ्रोम्बिन पाया जाता है ना, रुधिर में तथा लाल रंग देता है, रुधिर में तथा थक्के के लिए महत्वपूर्ण होता है। मतलब आपसे पूछा है कि जो थ्रोम्बिन है वो कहाँ पाया जाता है, तो ये जो थ्रोम्बिन है वो रुधिर में पाया जाता है तथा थक्के के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का अनुपात मनुष्य में कितना होता है? मतलब आपको इस तरफ जो भी बता रखी है ये आरबीसी और इस तरफ है जो भी वो डब्ल्यूबीसी, आपसे इनका अनुपात पूछा है। तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि जहाँ आरबीसी 600 होती है वहाँ पे डब्ल्यूबीसी आपको सिर्फ 1 देखने को मिलती है। ठीक है, अनुपात का मतलब बेसिकली यही होता है। आरबीसी कितने दिनों के पश्चात मृत हो जाती है? तो आरबीसी की जो आयु है आप यह कह सकते हो कि कितने टाइम तक जीवित रहती है। तो आरबीसी जो है वो 120 दिन, 150 दिन, 157 दिन या 70 दिन। तो आरबीसी ओनली 120 डेज ही जीवित रहती है। बाइक स्पीड वाल्व स्तनधारी के हृदय में कहाँ स्थित होता है? तो जो बाइक स्पीड वाल्व है वो स्तनधारी के हृदय में बाएं आलिंद एवं नीले के मध्य, पोस्ट केवल तथा दाहिनी महाशिरा के मध्य, दाहिने आलिंद एवं बाएं आलिंद के मध्य या फिर दाएं नीले एवं फुफ्फुस महाधमनी के मध्य। तो ध्यान रखना वो बाएं आलिंद एवं नीले के मध्य स्थित होता है। रुधिर स्कंदन निर्माण निम्न में से किसके द्वारा प्रभावित नहीं किया जाता है? कैल्शियम 2+ से, रुधिर प्लेटलेट्स की कम संख्या से, निम्न फाइब्रिनोजन से या निम्न डब्ल्यूबीसी सांद्रण से। तो मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है इनमें से जिसका प्रभाव रुधिर स्कंदन पे नहीं पड़ता है? तो Ca2+ से तो पड़ता है, मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले ही बताया था। रुधिर प्लेटलेट से भी पड़ता है, फाइब्रिनोजन से भी पड़ता है, बट जो डब्ल्यूबीसी की सांद्रण है, अगर वो डब्ल्यूबीसी की सांद्रण मतलब डब्ल्यूबीसी की कंसंट्रेशन लो हो जाए तो भी रुधिर स्कंदन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मनुष्य में जीवन पर्यंत निम्न में से किसमें पुनर्जनन होता है? तो रुधिर कोशिकाओं में, रेटिना में, बाल में या त्वचा में। तो ध्यान रखना जो मनुष्य में जीवन पर्यंत जो पुनर्जनन होता है वो होता है रुधिर कोशिकाओं में। एक मनुष्य का हृदय सामान्य रूप से प्रति मिनट धड़कता है, आपका कभी कभी फास्ट भी धड़कता है ना? तो बताओ फटाफट कितनी बार धड़कता है? तो 70 से 72 बार। ये मत सोचना इतना इजी सवाल है तो आएगा नहीं, कुछ भी पूछा जा सकता है। स्तनियों में दोहरा तंत्र होता है, अर्थात रुधिर वाहिनियाँ युग्मित होती है। 2 प्रकार की रुधिर वाहिनियाँ होती है जो धमनी तथा सिरा कहलाती है, या एक हृदय से फेफड़े के लिए व फेफड़े से हृदय के लिए, तथा दूसरा संपूर्ण शरीर से हृदय व हृदय से शरीर के लिए। 2 अलग अलग तंत्र होते हैं, या फिर शीघ्रता से रुधिर दुगना परिवाहित होता है। तो आप अगर बोल रहे हो स्त्रियों में दोहरा तंत्र होता है तो उसके पीछे का रीज़न पूछा है इन्होंने, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि 2 तंत्र होते हैं, एक तो हृदय से फेफड़े के लिए और फेफड़े से हृदय के लिए, और दूसरा होता है शरीर से हृदय व हृदय से शरीर के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, विलियम हार्वे किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो विलियम हार्वे है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? रुधिरा आधान, रुधिर परिवहन, रुधिर स्कंदन या रुधिर शोधन। तो ध्यान रखना वो रुधिर परिवहन के लिए प्रसिद्ध थे। प्रकुंचन दाब अनुशीतलन दाब से उच्च होता है। तो जो प्रकुंचन दाब है वो अनुशीतलन दाब से उच्च होता है क्योंकि धमनियाँ प्रकुंचन के दौरान संकुचित होती है। रुधिर प्रकुंचन में हृदय द्वारा धमनी में दबाव से परिवाहित किया जाता है, लेकिन अनुशीतलन में नहीं। आपको ये तो पता है ना, अनुशीतलन और प्रकुंचन क्या होता है? प्रकुंचन मतलब ऐसे याद रख लो सिकुड़ता है तब कोई, और अनुशीतलन मतलब फैलना होता है। ठीक है, प्रकुंचन में केवल धमनियाँ अवरुद्ध हो जाती है, हृदय में प्रकुंचन में अनुशीतलन की अपेक्षाकृत रुधिर आयतन उच्च होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा कि जो प्रकुंचन दाब है वो अनुशीतलन दाब से उच्च होता है क्योंकि रुधिर प्रकुंचन में हृदय द्वारा धमनी में दबाव से परिवाहित किया जाता है, लेकिन अनुशीतलन में नहीं। जब ये ऐसे ही होगा सिकुड़ गया मतलब, तो उस टाइम पे जो प्रवाह है वो दाब के साथ होगा, दबाव के साथ में, बट जब ये फैल जाएगा तो दबाव नहीं लगेगा। राइट, इसी वजह से जो प्रकुंचन दाब है वो अनुशीतलन दाब से उच्च होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, कार्डी टेंडिनी पाई जाती है तो हृदय के नीले में, हृदय के आलिंद में, या फिर जोड़ों में, या फिर मस्तिष्क के नीलों में। तो जो कार्डी टेंडिनी है
वो हृदय के नीले में पाई जाती है। हृदय गति के द्वारा शुरू हो सकती है, तो हृदय गति के द्वारा क्या शुरू हो सकती है? साइनो ओरिकुलर नोड, साइनो वेंट्रिकुलर नोड, पुरकिंजे तंतुओं द्वारा या सोडियम आयन द्वारा जो हृदय गति है वो किसके द्वारा शुरू हो सकती है? तो वो हो सकती है साइनो ओरिकुलर नोड के द्वारा। एक मनुष्य के हृदय स्पंदन बाईं ओर सुने जाते हैं, क्योंकि बायां नीले बाईं ओर होते हैं, दोनों नीले बाईं ओर होते हैं, संपूर्ण हृदय बाईं ओर होता है या महाधमनी बाईं ओर होती है। तो ध्यान रखना, जो बायां नीले और जो होता है वो बाईं ओर होता है, इसी वजह से आपकी जो धड़कनों की आवाज़ है वो बाईं ओर की तरफ से आती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फेफड़ों से हृदय को रुधिर लाने वाली वाहिका है फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सिरा, एंजाइगस सिरा या कोरोनरी धमनी। तो ध्यान रखना, फुफ्फुस सिरा जो फेफड़ों से हृदय को रुधिर लाती है वो। ऑब्वियस है, फुफ्फुस सिरा किस रुधिर लाएगी? शुद्धि लाएगी ना, फिर क्योंकि फेफड़े से हृदय में आ रहा है। यदि रुधिर से मतलब ऑक्सीजन युक्त, यदि रुधिर से कोशिकाएं हटा दी जाए तो शेष द्रव होगा। तो आपकी रुधिर से कोशिकाएं हटा दे तो जो द्रव बचता है वो क्या कहलाएगा? सीरम, लसिका, प्लाज्मा या साइनोवियल द्रव। तो ध्यान रखना प्लाज्मा। रुधिर प्लेटलेट्स का स्रोत है फाइब्रिनोजन, कैल्शियम 2+ आयन, थ्रोम्बोप्लास्टिन या फिर हीमोग्लोबिन। तो जो रुधिर प्लेटलेट्स जो है उसका जो स्रोत है थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, मतलब जो रुधिर प्लेटलेट्स आपको वो थ्रोम्बोप्लास्टिन से मिलती है। आरबीसी की संख्या मनुष्य में कितने मिलियन प्रति घन एमएम होती है? तो आरबीसी की संख्या जो है मनुष्य में 5.5 मिलियन प्रति घन एमएम होती है। रुधिर दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके अंदर आपसे पूछा है कि रुधिर दाब के लिए कौन सा कथन गलत है। तो 100/55 mmHg, मतलब 100/55 mmHg आदर्श रुधिर दाब माना जाता है, ये करेक्ट है। आपसे अब कोई सवाल में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आदर्श रुधिर दाब क्या होता है? तो ध्यान रखना 100/55 mmHg, 105/50 mmHg आदर्श रुधिर दाब व्यक्ति को अत्यंत सक्रिय बनाता है, ये भी सही बात है। 190/110 mmHg रुधिर दाब जैविक अंगों जैसे मस्तिष्क एवं वक्र को हानि पहुंचा सकता है, और 130/90 mmHg को उच्च रुधिर दाब माना जाता है और इसके लिए उपचार की आवश्यकता होती है। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है, मतलब ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ध्यान रखना उच्च रुधिर दाब कब माना जाता है? जब 130/90 होता है, बट ये ऑप्शन से गलत है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कैरोटिड धमनी ले जाती है, तो जो कैरोटिड धमनी होती है वो क्या ले जाती है? मस्तिष्क से अशुद्ध रुधिर या शरीर के अग्रभाग या मस्तिष्क में ऑक्सीजन युक्त रुधिर या फिर वृक्क को अशुद्ध रुधिर या हृदय को शुद्ध रुधिर। तो देखो जो कैरोटिड धमनी होती है ना वो शरीर के अग्रभाग या मस्तिष्क में ऑक्सीजन युक्त रुधिर ले जाने का काम करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, यकृत शिरा में बहने वाले रुधिर में पोर्टल शिरा में बहने वाले रुधिर की तुलना में क्या अधिक होता है? तो अगर यकृत शिरा के अंदर एक तो ब्लड बह रहा है और एक बह रहा है पोर्टल शिरा में, तो इन दोनों रुधिर में क्या, मतलब रुधिर की तुलना में क्या अधिक होता है? जल, यूरिया, वसीय अम्ल या अमीनो अम्ल व ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, यूरिया। डायफ्राम को रुधिर प्रदान करने वाली धमनी कहलाती है। आपको पता होगा ना यकृत क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, इसी वजह से आई थिंक यकृत शिरा में बहने वाले रुधिर के अंदर यूरिया की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। डायफ्राम को रुधिर प्रदान करने वाली धमनी कहलाती है, अथवा डायफ्राम को किसके द्वारा रुधिर आपूर्ति होती है? हृदय धमनी, फ्रेनिक धमनी, कटी धमनी या जीवा धमनी। तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, फ्रेनिक धमनी। आरबीसी के पास होने के लिए केशिका का व्यास होना चाहिए। आपसे केशिका का व्यास पूछा है 4 माइक्रोम, 5 माइक्रोम से कम, 5 माइक्रोम, ये म्यू है ना, ये माइक्रोम ही है, 10 माइक्रोम से अधिक, ये एक यूनिटी है, ठीक है। आरबीसी के पास होने के लिए केशिका का व्यास होना चाहिए, तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 4 माइक्रोम। सामान्य वयस्क मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो सामान्य वयस्क मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं का जो निर्माण है वो वृक्कों में, प्लीहा में, लसिका नोड्स में, अस्थि मज्जा में। तो आपको ये तो पता है, पहले तो कब्रिस्तान बताया था अभी, तो ये तो हो नहीं सकता। इसके अलावा क्या हो सकता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, अस्थि मज्जा में। क्वेश्चन नंबर 37 है, हृदय में बाईं ओर पहुँचने के लिए रुधिर किससे होकर गुजरेगा? तो हृदय में बाईं ओर पहुँचने के लिए जो आप ब्लड है वो यकृत, वृक्क, फेफड़े या मस्तिष्क, तो वो गुजरेगा
फेफड़े से, ठीक है। हृदय में बाईं ओर पहुंचने के लिए रुधिर किससे होकर गुजरेगा, तो ध्यान रखना फेफड़े से गुजरना पड़ेगा उसको। यकृत से निकलकर हृदय की ओर जाने वाले रुधिर में अधिक सांद्रता किसका होता है। तो अभी आपसे अभी थोड़ी सी देर पहले भी सवाल पूछा था थोड़ा घुमा के, है ना। उस टाइम पे आपको तुलना करवा ली थी कि यकृत सिरा में आप ब्लड और पोर्टल सिरा में ब्लड है, तो उनमें क्या अधिक होगा, तो यूरिया। अब इसमें डायरेक्ट पूछ लिया कि यकृत से निकलकर हृदय की ओर जाने वाले रुधिर में अधिक सांद्रण किसका होगा, तो यूरिया का। क्वेश्चन नंबर 39 है, मनुष्य तथा मेंढक के एरिथ्रोसाइट्स में मुख्य अंतर होता है। अंतर किस चीज़ का होता है इनके बीच में। मानव एरिथ्रोसाइट्स में अधिक हीमोग्लोबिन होता है, मानव एरिथ्रोसाइट्स में अधिक नाभिक होते हैं, या मानव एरिथ्रोसाइट्स में 2 नाभिक होते हैं। मानव एरिथ्रोसाइट्स में कोई नाभिक नहीं होता है, तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, पेस मेकर का उपयोग होता है। तो पेस मेकर का उपयोग होता है यकृत के प्रत्यारोपण में, हृदय के प्रत्यारोपण में, हृदय की धड़कन आरंभ करने में, या रुधिर प्रवाह के नियमन में। तो ध्यान रखना हृदय की धड़कन आरंभ करने में। यदि आरबीसी को अति परासरी हाइपरटोनिक विलयन में रख दिया जाए तो वे फट जाती है, या सिकुड़ जाती है, या मर जाती है, या आकार में वृद्धि कर लेती है। तो आरबीसी को अति परासरी मतलब हाइपरटोनिक जब सॉल्यूशन में रखा जाता है तो क्या होगा, तो वो सिकुड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, खरगोश का रुधिर मेंढक से भिन्न होता है क्योंकि अभी जो खरगोश में जो ब्लड होता है वो मेंढक के ब्लड से अलग होता है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो उसे डिफरेंट बनाती है। उसके आरबीसी में नाभिक नहीं होते, या फिर ल्यूकोसाइट नाभिक युक्त होती है, या फिर रुधिर प्लेटलेट्स अनुपस्थित होती है, या फिर रुधिर का कभी भी थक्का नहीं जमता। तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि उसके आरबीसी में नाभिक नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस सिरा में यूरिया की न्यूनतम मात्रा होती है। तो किस सिरा में यूरिया की न्यूनतम मात्रा होती है, फुफ्फुस सिरा में, हेपेटिक सिरा में, या हेपेटिक पोर्टल सिरा में, या रीनल सिरा में। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, रीनल सिरा के अंदर यूरिया की न्यूनतम मात्रा होती है। स्कंदन अवरुद्ध हो जाता है आरबीसी की संख्या में कमी से, ताप बढ़ने से, हिपेरिन हटाने से, या फिर थ्रोम्बोसाइट की संख्या में कमी से। तो क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर ऑप्शन डी करेक्ट है कि थ्रोम्बोसाइट की संख्या में कमी से जो स्कंदन है वो अवरुद्ध हो जाता है। रुधिर वाहिकाओं में रुधिर का थक्का जमने से रोकने वाली प्रोटीन है। तो रुधिर वाहिकाओं में रुधिर का थक्का, अब ऑब्वियस से जब चोट लगती है तब रुधिर का थक्का बनता है, तो नॉर्मली क्यों नहीं बनता, राइट। तो कौन सी चीज़ है जो उसको रोके रखती है, तो इसके अंदर प्लेटलेट्स, गोलाकार प्रोटीन, एल्बुमिन, हिपेरिन की वजह से ऐसा होता है कि आपकी ब्लड का थक्का नहीं जमता, अदरवाइज तो फिर आपका ब्लड तो जम जाना चाहिए ना। रुधिर की कोशिकाएं जो रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु को नष्ट करती है वे है प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या त्वचा की कोशिकाएं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, डब्ल्यूबीसी। मानव की परिपक्व एरिथ्रोसाइट्स में नहीं होता है आरएनए, डीएनए, प्रोटीन या हीमोग्लोबिन। तो डीएनए नहीं होता है। मानव भ्रूण के हीमोग्लोबिन में वयस्क की अपेक्षा ऑक्सीजन के लिए कम बंधुता होती है, या ऑक्सीजन के प्रति इसकी बंधुता उतनी होती है जितनी वयस्क में, या 4 के अलावा केवल 2 प्रोटीन उपइकाइयाँ होती है, वयस्क की अपेक्षा ऑक्सीजन के लिए अधिक बंधुता होती है। तो ध्यान रखना जो शिशु होते हैं ना, मतलब भ्रूण होता है ना, शिशु तो जन्म के बाद में बोला जाता है, पर भ्रूण जब माँ के पेट में होता है तो ध्यान रखना उस टाइम पे उसके ऑक्सीजन के लिए अधिक बंधुता होती है, मतलब उनको ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होती है, और इसी वजह से उनका हृदय भी ज़्यादा बार धड़कता है। रुधिर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए है, मुख्यतया लाल रुधिर कणिकाओं द्वारा O2 तथा प्लाज्मा द्वारा CO2 का परिवहन होता है, या फिर O2 व CO2 दोनों का परिवहन लाल रुधिर कणिकाओं व श्वेत रुधिर कणिकाओं दोनों के द्वारा होता है, या फिर O2 का जो परिवहन है वो लाल रुधिर कणिकाओं मतलब आरबीसी तथा CO2 का WBC द्वारा होता है। यह लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं उनमें प्लाज्मा दोनों O2 व CO2 का परिवहन होता है। तो आपसे पूछा गया है रुधिर के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट है कि मुख्यतः क्या होता है कि ना जो आरबीसी है उसके अंदर तो उसके द्वारा O2 का तथा जो प्लाज्मा है उसके द्वारा CO2 का परिवहन होता है। तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आपका WBC आरबीसी ऑप्शन में दे दे और पूछ ले कि O2 का जो परिवहन है वो मोस्टली कहाँ से होता है। तो ध्यान रखना आरबीसी। हीमोग्लोबिन में होता है, तो हीमोग्लोबिन में आपसे परसेंटेज पूछिए तो 70% ग्लोबिन या 30% हीमेटिन, या फिर 80% ग्लोबिन या 20% हीमेटिन, या 95% ग्लोबिन या 0.5% हीमेटिन। तो क्या होता है हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन का बेसिकली आपसे कंपोजिशन पूछा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, 95% ग्लोबिन और 5% हीमेटिन। अब क्वेश्चन नंबर 51 है,
और हम इस वीडियो में ओनली 54 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो एबीओ पद्धति के अंतर्गत किसी अज्ञात रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति का सड़क दुर्घटना में अत्यधिक रुधिर बह जाता है और उसे तुरंत रुधिर आदान की आवश्यकता है। उसका एक मित्र है जिसके पास उसके रुधिर वर्ग का वैध प्रमाण पत्र है, बिना किसी विलंब के रुधिर दान का आग्रह करता है। सीधी सी बात है। आपको ये बताना है, कोई व्यक्ति है जिसको ब्लड चाहिए, है ना, और उस व्यक्ति को तुरंत रुधिर चाहिए, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि कौन अपना ब्लड दे सकता है। तो ए बी, ओ, ए या फिर बी। तो इसके अंदर ऑप्शन ओ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ओ जो होता है सरदाता होता है, वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। आपको अभी ये नहीं बताया है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जिस व्यक्ति को ब्लड चाहिए उसका आपको ये नहीं बता कि ब्लड ग्रुप क्या है। तो आप हर किसी को टिक नहीं कर सकते, ए बी, ए और बी को। आपको पता होता तब कर सकते थे। तो इसमें ऑप्शन ओ करेक्ट हो जाएगा। रुधिर कोशिकाएं रुधिर में सिकुड़ती नहीं है, क्योंकि रुधिर होता है, अब रुधिर अतिपराश्री, अपराश्री या जल के समान या समपराश्री। तो जो रुधिर कोशिकाएं होती है वो रुधिर में नहीं सिकुड़ती है, क्योंकि जो रुधिर होता है वो समपराश्री होता है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है गलत कौन सा है। तो हिपेरिन मास्ट कोशिका, हीमोग्लोबिन मोनोसाइट, प्रतिरक्षी लिम्फोसाइट या जीवाणु भक्षण न्यूट्रोफिल। तो जो इसके अंदर मैच ढंग से नहीं है वो हीमोग्लोबिन मोनोसाइट। इसके अलावा जो हिपेरिन है वो मास्ट कोशिका करेक्ट है, प्रतिरक्षी लिम्फोसाइट, है ना, जीवाणु भक्षण न्यूट्रोफिल ये भी करेक्ट है। तो रुधिर वाहिनियों की अंतर्भित्ति का निर्माण करने वाली उपकला है घनाकार उपकला, स्तंभी उपकला, सल्की उपकला या पक्षमाभी स्तंभी उपकला। तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि जो रुधिर वाहिनी है उनकी अंतर्भित्ति का निर्माण करने वाली उपकला कौन है। तो ध्यान रखना सल्की उपकला। इसी के साथ आज की वीडियो में 54 सवाल बहुत है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। अपन उसके अंदर मानव तंत्रिका तंत्र के क्वेश्चंस करेंगे। आप इनको अच्छे से करिए, या वाकई में ऐसे सवाल हैं कि आपको एज इट इज़ आपको अपने पेपर में देखने को मिल सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि सिलेबस फ्राइडे को आ जाएगा, किसी ने नहीं देखा है तो देख लेना, ठीक है। उसमें क्या देखना है, सिलेबस फ्राइडे को आएगा तब आपको मैं बता ही दूँगी क्या जुड़ा है क्या नहीं जुड़ा है या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना है।